नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान शोध की आवश्यकता, शोध के उद्देश्य और शोध क्यों किया जाता है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान होता क्या है। रिसर्च का मतलब होता है कि पुराने तथ्यों के सत्यापन के साथ साथ नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों का पुनर्परीक्षा करना और उसके साथ साथ नए तथ्यों की भी खोज करना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुछ परिभाषाओं पर जो सामाजिक अनुसंधान की है। सामाजिक अनुसंधान में विटनी ने कहा है कि समाज शास्त्रीय अनुसंधान में मानव समूहों के संबंधों का अध्ययन होता है। मानव समूह के संबंधों का अध्ययन, किस तरह मानव समूह आपस में संबंध रखते हैं समाज में, तो उनका अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। इसी तरह बोगार्ड्स ने कहा, साथ साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। जो व्यक्ति साथ साथ रहते हैं उनके जीवन में अंतर्निहित जो क्रियाशील प्रक्रियाएं हैं उनकी जानकारी क्या है, उनकी जानकारी ही सामाजिक अनुसंधान है। तो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है बोगार्ड्स के अनुसार। मोजर ने क्या कहा? मोजर ने कहा, व्यवस्थित जानकारी जो सामूहिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में दी जाती है सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। अर्थात कुछ सामूहिक घटनाएं और समस्याएं, उनके संबंध में अगर व्यवस्थित जानकारी दी जाए तो वो सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा मोजर के अनुसार। अब हम बात करेंगे यंग की। सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण ही सामाजिक अनुसंधान है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। सामाजिक तथ्य की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण, उनका विश्लेषण करना। कुक ने क्या कहा सामाजिक अनुसंधान के बारे में? कुक ने कहा कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। इसी तरह क्रैफर्ड के अनुसार अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। तो इस तरह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। सामाजिक अनुसंधान को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को भी याद करना पड़ता है। इसी तरह मुनरो ने कहा, अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिनका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। तथ्यों के आधार पर ही समाधान ढूंढा जाता है सामाजिक अनुसंधान में। कुछ परिभाषाओं पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, इस पर हम चर्चा करते हैं। विशेषताओं के बारे में हम इस प्रकार चर्चा करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिल सके। जैसे सबसे पहले है सामाजिक अनुसंधान का संबंध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन से है। वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग करना है और सामाजिक घटनाओं का हमें सूक्ष्म अध्ययन भी करना है। दूसरी विशेषता ये है कि सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता, अपितु नवीन प्रविधियों के विकास पर ही जोर देता है। हमें वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करना है, प्रविधियों का प्रयोग करना है, पद्धतियों का भी प्रयोग करना है, उसके साथ साथ नवीन प्रविधियों के विकास पर भी जोर देना है। तीसरी विशेषता ये है कि सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन तो साथ साथ किया जाता है, उसके साथ साथ नवीन ज्ञान का सृजन भी किया जाता है। इसकी चौथी विशेषता है सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है, उनकी खोज करता है। कार्य कारण संबंध क्या होते हैं? कार्य कारण संबंधों का मतलब है कि किसी घटना के पीछे, किसी सामाजिक घटना के पीछे
कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम कार्य कारण संबंधों को खोजने का प्रयास करते हैं। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित भी होती है। अगली विशेषता ये है कि सामाजिक अनुसंधान में जहाँ नए तथ्यों की खोज की जाती है, वहीं पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है। पुराने तथ्यों के सत्यापन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई अनुसंधानकर्ता पूर्व में कोई शोध करता है तो वो अपने शोध में तथ्यों को समावेशित करता है, उन तथ्यों का विश्लेषण भी करता है। जब कोई नया अनुसंधानकर्ता उस विषय से संबंधित कोई शोध कार्य करता है, तब उन पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा की जा सकती है। उन तथ्यों की परीक्षा करके उनका सत्यापन किया जा सकता है। अगली विशेषता यह है कि सामाजिक अनुसंधान अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धांतों के रूप में प्रयुक्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसके अंतर्गत नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगे है, सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जिसमें परिकल्पना की उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण किया जा सकता है। हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं कि भाई हाइपोथेसिस सही है या सही नहीं है। सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों के संबंध में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की कि इसमें मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों के संबंध में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित भी होना चाहिए और वैज्ञानिक भी होना चाहिए। तो इस तरह सामाजिक अनुसंधान की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है। सामाजिक शोध जहां विशुद्ध ज्ञान की खोज पर बल देता है, वहां साथ ही इसका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। व्यवहारिक समस्याएं जो भी आती हैं, प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा उनका समाधान करने का प्रयास अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारी विशेषताओं पर हमने चर्चा की है और सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं को हमने समझने का भी प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च का नेचर किस तरह का होता है, उसकी प्रकृति किस तरह की होती है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान यह सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को खोजने पर बल देता है। सामाजिक जीवन में सभी स्थानों पर अंतः संबंधता तथा अंतर निर्भरता पाई जाती है। अंतर संबंधता भी पाई जाती है और अंतर निर्भरता भी पाई जाती है। सामाजिक जीवन के सभी पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। सामाजिक जीवन को भली भांति समझने के लिए इन संबंधों का होना नितांत आवश्यक है। यही कार्य सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की एक विशेषता ये भी है कि इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में संपूर्ण सामाजिक जीवन और उससे संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए सामाजिक जीवन से संबंधित किसी भी घटना को चुना जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान अपने क्षेत्र को केवल नवीन अध्ययन विषय तक सीमित नहीं रखता, अपितु उसमें ऐसे विषयों के लिए भी अध्ययन के लिए चुना जा सकता है जिनके विषय में पहले शोध कार्य हो चुका हो। इसका कारण है कि सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा भी करना होता है। नवीन तथ्यों की हमें खोज करनी होती है और उसके साथ साथ जो भी पुराने तथ्य उस विषय से संबंधित होते हैं, उन पुराने तथ्यों का भी हमें पुनर्परीक्षा या सत्यापन हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ये आवश्यक है। अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। दो प्रकार के उद्देश्य पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम,
सैद्धांतिक अथवा ज्ञान संबंधी उद्देश्य और द्वितीयक व्यवहारिक अथवा उपयोगितावादी उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान अथवा अन्य किसी भी अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना है। इंक्रीजमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वृद्धि। ज्ञान की जिज्ञासा के कारण अनेक अनुसंधान ऐसी दशा में भी हुए हैं जबकि उनसे किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कोई संभावना नहीं। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान का प्रधान उद्देश्य मानव समाज के संगठन, उनकी विभिन्न क्रियाओं, उनको संचालित करने वाले नियमों तथा विभिन्न तथ्यों के बीच पारस्परिक संबंध ज्ञात करना होता है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य उपयोगितावादी है। यंग के मतानुसार सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य निकट अथवा दूरस्थ सामाजिक जीवन को समझना तथा उसके द्वारा सामाजिक व्यवहार पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के अध्ययन करने में विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने की एक पद्धति है जिससे कि किसी सिद्धांत के निर्माण अथवा कला के अभ्यास में योगदान देने हेतु ज्ञान का विकास, सुधार अथवा परीक्षण किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोनों प्रकार के उद्देश्य हैं सामाजिक अनुसंधान के। कुछ और चर्चा करते हैं कुछ उद्देश्यों पर, जैसे नवीन तथ्यों की खोज करना। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमें नवीन तथ्यों की खोज करनी पड़ती है। पुराने तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण कर उनका सत्यापन भी करना पड़ता है। ये भी हमें पता है कि सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हमें पुराने तथ्यों की खोज करनी पड़ती है, उनका सत्यापन करना पड़ता है, उनका पुनर्परीक्षण करके फिर उनको सत्यापित किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की खोज करना, ये भी सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कार्य कारण संबंधों की खोज करना। किसी घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को जानना, उनको जानकर समाधान ढूंढने का प्रयास करना और कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। अगला उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन कर उनके संबंध में सामान्यीकरण अवधारणाओं का निर्माण करना। सामाजिक व्याधिकीय समस्या का समाधान एवं निदान ढूंढना। किसी भी समस्या के समाधान को खोजने से पूर्व उसकी प्रकृति, विस्तार, कारण एवं उसके परिणामों एवं प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगला उद्देश्य है सामाजिक तथ्यों के संबंध में प्रचलित भ्रांतियों से उत्पन्न सामाजिक तनाव की स्थिति को दूर करना। सामाजिक प्रगति एवं विकास हेतु योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना। सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देना और सामाजिक संगठन को दृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करना। तो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के, उन पर हमने चर्चा की है। अब हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक पद्धति की। वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण भाग है। बिना वैज्ञानिक पद्धति के कोई भी सामाजिक अनुसंधान सही तरीके से नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। लुनबर्ग ने कहा, समाज वैज्ञानिकों में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। मोटे तौर पर अध्ययन के इसी ढंग को वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में घटनाओं का निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है, व्यवस्थित अवलोकन किया जाता है, सत्यापन किया जाता है, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति कोई भी वह पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से तथ्यों का अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण करके वास्तविकता का विश्लेषण करता है तथा सामान्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। व्यापक अर्थों में बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य अनुसंधान की किसी भी ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सके।
वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सत्यापनशीलता की। वैज्ञानिक पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी सत्यता की किसी भी समय जांच की जा सकती है। एट एनी टाइम, किसी भी समय सत्यता की जांच की जा सकती है। वास्तव में एक वैज्ञानिक पद्धति किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, बल्कि इसका सभी के लिए समान महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति यदि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को ठीक नहीं समझता तो वह विषय का पुनः अध्ययन करके उन निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि ये तथ्य ठीक नहीं है तो वह व्यक्ति खुद स्वयं उन तथ्यों की जांच कर सकता है, उनकी सत्यता की जांच कर सकता है, पुनर्परीक्षा करके उनको सही या गलत सिद्ध कर सकता है। तार्किकता तार्किकता अथवा तार्किक विचारों पर आधारित होना वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक तर्क के आधार पर अध्ययन के प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति के औचित्य को स्पष्ट करता है। इसके अलावा अपने निष्कर्षों को भी तार्किक आधार प्रस्तुत करता है। तो सत्यापनशीलता और तार्किकता दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे भी कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण भाग है और उसकी विशेषताओं को भी हमें समझना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है निश्चितता। वैज्ञानिक पद्धति अस्पष्ट अथवा भावनापूर्ण विचारों को महत्व नहीं देती है। इसमें अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं है और भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ये कुछ ऐसे स्तरों द्वारा कार्य करती है जो पूर्णतया स्पष्ट होते हैं तथा जिनके आधार पर अध्ययन करना सभी के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक पद्धति संदेह उत्पन्न करने वाले तत्वों को कोई महत्व नहीं देती। ऐसे तत्व जो संदेह उत्पन्न करते हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति में कोई भी महत्व नहीं है। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं, वो है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति भावनात्मक न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। इसका तात्पर्य है कि इसके द्वारा घटनाओं या तथ्यों का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जैसे कि वे वास्तव में हैं। जिस प्रकार घटनाएं घटित होती है उसी रूप में उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें, वैज्ञानिक पद्धति पक्षपातपूर्ण धारणाओं, पूर्वाग्रहों, व्यक्तिगत अनुभवों तथा विचारों से प्रभावित नहीं होती। कोई भी अनुसंधानकर्ता पूर्वाग्रह रखकर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं कर सकता। ग्रीन ने कहा इसी संबंध में, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता जांच करने की इच्छा तथा योग्यता से है। ये इच्छा होती है अनुसंधानकर्ता की और योग्यता होती है कि वो वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही जांच करे। कार्य कारण संबंध पर आधारित जो वैज्ञानिक पद्धति होती है वो कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण संबंध के आधार पर की जाती है। वास्तविकता ये है कि कोई भी घटना पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि उसके घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वैज्ञानिक पद्धति इन कारणों को खोजकर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करती है। वैज्ञानिक पद्धति का यही कार्य तार्किक और अनुभव सिद्ध ज्ञान में वृद्धि करता है। अगली विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की है सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति की किसी विशेष घटना अथवा इकाई के अध्ययन में रुचि नहीं होती, बल्कि यह सामान्य घटनाओं के अध्ययन को महत्व देती है। इस पद्धति से जो निष्कर्ष तथा नियम ज्ञात होते हैं वे भी किसी विशेष इकाई के प्रतिनिधि न होकर एक संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वानुमान की क्षमता। वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने अथवा भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति सर्वप्रथम कुछ विशेष घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करती है और इसके बाद उन घटनाओं के संदर्भ में भविष्य की संभावना की ओर संकेत करती है। सिद्धांतीकरण। वैज्ञानिक पद्धति की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये पद्धति वर्तमान घटनाओं तथा घटनाओं के कार्य कारण संबंधों के
निर्माण में सहायक होती है। यह सिद्धांत न केवल विशेष क्षेत्र से संबंधित घटनाओं की प्रकृति को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, बल्कि इनके आधार पर दूसरे समाजों में विद्यमान घटनाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। साधारण परिस्थितियों में जब तक बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो जाता, यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता को बनाए रखते हैं। वास्तव में सैद्धांतिकरण ही वैज्ञानिक पद्धति का आधारभूत लक्ष्य होता है। हमने चर्चा की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की। अब हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण, स्टेप्स, सोपान। पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के 6 प्रमुख चरण बताए गए हैं। सबसे पहले अध्ययन से संबंधित समस्या का निर्धारण। समस्या का निर्धारण, हमें जिस घटना से संबंधित, जिस समस्या से संबंधित अध्ययन करना होता है, सबसे पहले उसका चुनाव किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। एक कार्यशील उपकल्पना का निर्माण। तीसरा है वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा समस्या का अवलोकन एवं उनकी खोज करना। चौथा स्टेप है प्राप्त तथ्यों का व्यवस्थित आलेखन। पांचवा चरण है तथ्यों का विभिन्न क्रमों अथवा श्रेणियों में वर्गीकरण। तथा छठा जो चरण है उस पर हम चर्चा करते हैं, वो है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। इसके अलावा जो प्रमुख चरण डिटेल में हम बात करते हैं, वो हम टोटल 14 चरणों पर बात करते हैं, समस्या के निर्धारण से लेकर प्रतिवेदन तक, जिसमें सबसे पहले है घटना या समस्या का चयन। हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम पर किस तरह का अध्ययन करना होता है, किस तरह का अनुसंधान करना है। दूसरा स्टेप है समस्या और क्षेत्र का परिसीमन, स्कोप ऑफ स्टडी। तीसरा चरण है अध्ययन का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर कोई भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन करने के लिए जा रहा है। चौथा स्टेप है साहित्य का पुनरावलोकन। साहित्य का पुनरावलोकन बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें क्या होता है कि जो भी साहित्य उपलब्ध है, जहाँ कहीं भी उस समस्या से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जिस पे अनुसंधानकर्ता रिसर्च करने के लिए जा रहा है, तो उस साहित्य का पुनरावलोकन किया जाता है। उस साहित्य से जुड़ी हुई, उस घटना से जुड़ी हुई सारी चीज़ें का अध्ययन उसमें किया जाता है कि जो अनुसंधानकर्ता ये सोचता है कि हाँ, ये मेरी जो समस्या है उससे संबंधित साहित्य इसमें है। तो साहित्य का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत व्यापक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। उपकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस, उपकल्पना शोध का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें शोध कार्य शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले कुछ परिकल्पनाएं की जाती है। उन परिकल्पनाओं का बाद में जब निष्कर्ष आते हैं, उन निष्कर्षों के साथ टेस्ट किया जाता है, परीक्षा की जाती है कि भाई हमने जो स्टार्टिंग में या प्रारंभ में जो उपकल्पनाएं करी थी, परिकल्पना का निर्माण किया था, वो सही है या सही नहीं है। शोध अभिकल्प, रिसर्च का डिज़ाइन कैसे होगा, ये भी हमारे शोध का महत्वपूर्ण चरण है। सूचना के स्रोतों का निर्धारण, हम सूचना कहाँ से संकलित करेंगे या अनुसंधानकर्ता सूचना कहाँ से संकलित करेगा, उसके सोर्सेज क्या रहेंगे, उन सभी का निर्धारण इस चरण के अंतर्गत किया जाता है। उत्तरदाताओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे उत्तरदाता कौन होंगे। उस समस्या से संबंधित हमें जिन व्यक्तियों के पास जाना पड़ेगा या जहाँ जिस एरिया में जाना पड़ेगा, हमारे उत्तरदाता कौन होंगे, उसका निर्धारण भी किया जाना चाहिए। तथ्य संकलन के लिए उपकरणों का निर्माण, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तथ्य संकलन के लिए उपकरणों का निर्माण, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कि भाई हम जो साहित्य पुनरावलोकन के बाद और उपकल्पना का निर्माण करने के बाद, शोध अभिकल्प बनाने के बाद, सूचना के स्रोतों का निर्धारण करने के बाद, उत्तरदाताओं का चयन करने के बाद, हम जब डाटा कलेक्शन के लिए जाएंगे तो हमारे साथ टूल क्या क्या रहेंगे, हमारे पास साधन क्या क्या रहेंगे, जिनके आधार पर हम हमारे डाटा का कलेक्शन करेंगे। फिर है, जब हमारे पास साधन रहेंगे, टूल्स रहेंगे, तो फिर हमें जाना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, सूचनाओं के संग्रहण के लिए, सूचनाओं के संकलन के लिए।
फिर अगला चरण है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीय। जब हमारे पास सूचनाएं आ जाती है, सूचनाएं संग्रहित और संकलित हो जाती है, तब हमें सूचनाओं का वर्गीकरण करना पड़ता है, उनका संपादन, संकेतन और उनका सारणी में प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। फिर है तथ्यों का विश्लेषण एवं निर्वचन। फिर डाटा का एनालिसिस करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। फिर है निष्कर्ष एवं सुझाव, इंटरप्रिटेशन एंड सजेशन। और अंत में प्रतिवेदन पूरा लिखित रूप में तैयार करना पड़ता है। शोध कार्य का स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सारी चीज़ें उस प्रतिवेदन में सम्मिलित होती हैं।